गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का अपने चैनल होम साइंटिस्ट क्रिएटर पर स्वागत है। तो गाइस, आज हम लोग इंटर क्लास की होम साइंस का एक टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसकी टर्मिनोलॉजी वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम में आते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस लेसन में पूछी जा सकती हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो ये चैप्टर है, इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका नाम है फैशन डिज़ाइन और व्यापार। तो इसमें हम लोग जानेंगे पहले फैशन डिज़ाइन क्या होता है और उसके बाद व्यापार को जानेंगे। पहले इसकी टर्मिनोलॉजी और ये देख लेते हैं कि कौन सी और किस प्रकार की है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पहले क्या करेंगे, इसकी टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। उसके बाद इस चैप्टर पे आएंगे। तो किसी चैप्टर को समझने से पहले उसमें जो मुख्य शब्दावलियाँ दी गई हैं उनको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप उन शब्दावलियों को समझ गए तो आप पूरे चैप्टर को बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। तो किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसके जितने भी टर्म्स होते हैं, जो भी उसमें टर्म्स दिए गए हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हर एक टर्म्स का मतलब क्या होता है, उसका अलग से अर्थ क्या दिया गया है। और उसको अगर उस चीज़ को हम लोग समझ गए तो वो टर्म जहाँ जहाँ प्रयोग होगा उन सारी जगहों पर प्रयोग होने वाले उस शब्द को हम लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे और उसके मतलब उसके जो उसका आशय है उसको भी समझ जाएंगे। तो पहले आइए, पहला टर्म है फैशन। तो फैशन क्या होता है, पहले इसे जान लेना जरूरी है, क्योंकि यही लेसन हम लोग करने जा रहे हैं। फैशन डिज़ाइन और व्यापार लेसन का नाम ही है, तो पहले फैशन होता क्या है इसे जान लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर यही नहीं पता होगा फैशन क्या होता है, फैशन का मतलब क्या होता है, तो पूरे लेसन को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो इसमें जितने भी टर्म्स दिए गए हैं उनको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखते हैं फैशन क्या होता है। फैशन एक काल अवधि में सर्वाधिक प्रचलन में रहने वाली वस्तु या परिधान की शैली या शैलियाँ होती है। फैशन क्या है, एक काल अवधि में मतलब एक निश्चित समय में सर्वाधिक प्रचलन में रहने वाली वस्तु या परिधान की शैलियाँ होती है। एक निश्चित अवधि में सर्वाधिक, जब सबसे ज़्यादा प्रचलन में वो चीज़ रहती है और वो निश्चित समय तक रहती है। तो जो भी वस्त्र, जो भी परिधान बहुत ही एक निश्चित समय के लिए प्रचलन में होता है और बहुत ज़्यादा प्रचलन में होता है, तो परिधान की वो शैली या शैलियाँ क्या कहलाएंगी, फैशन कहलाती हैं। तो एक निश्चित काल अवधि में प्रचलित रहने वाले एक निश्चित काल अवधि में प्रचलित रहने वाले जो भी वस्त्र या परिधान होते हैं और उनका प्रचलन बहुत ज़्यादा होता है, वो फैशन की श्रेणी में आते हैं और फैशन कहलाते हैं। फैशन की या परिधान या वस्तु फैशन की शैली या फैशन कहलाते हैं। यही है। अगला है शैली। तो फैशन समझ के आप समझना होता है कि शैली किसको कहते हैं। तो शैली किसे कहते हैं, वस्तु या परिधान सामग्री की विशेष दिखावट अथवा विशिष्टता। जो भी फैशन है, जो फैशन क्या है, उस काल क्रम में प्रचलित है, प्रचलन में, उस जो परिधान है जो बनाया गया, जो फैशन में चल रहा है, उसमें जो भी विशिष्टता दिख रही है, जिस कारण से वो प्रचलन में, उसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी है, उसमें कुछ ऐसी संरचनात्मक डिज़ाइन और डेकोरेटिव डिज़ाइन बनाई गई हैं जो लोगों को बहुत पसंद आ रही है, जिसके कारण वो बहुत अधिक प्रचलन में है, तो वो फैशन की शैली कहलाती है। वस्तु या परिधान सामग्री की विशेष दिखावट, जो उसमें विशेषता है जिस कारण वो प्रचलन में आ रहा है, तो विशेष दिखावट जो होती है वो शैली कहलाती है और उसकी विशिष्टता भी उसको कहा जा सकता है। अगला है अस्थायी फैशन। अस्थायी फैशन वो फैशन होता है जो कम समय के लिए होता है। तो आइए देखते हैं, कम समय तथा प्रचलन में रहने वाली वस्तु या परिधान की शैलियाँ। ऐसा फैशन जो थोड़े समय तक प्रचलन में रहेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसका जो स्तर है वो गिरने लगता है, उसको लोग कम पसंद करते हैं और उसके पसंद करने का स्तर जो है धीरे धीरे कम होने लगता है और अंत में जाके वो समाप्त हो जाता है। तो ऐसा फैशन जो कम समय के लिए प्रचलन में रहेगा, बहुत थोड़े समय के लिए क्या होता है, प्रचलन में आता है, उसका समय बहुत ही कम होता है और उतने ही समय वो प्रचलन होने के बाद उसका प्रचलन धीरे धीरे होना बंद हो जाता है। तो ऐसा फैशन अस्थायी फैशन कहलाता है। अगला है पुरातन। पुरातन किसको कहा गया है, विगत काल से संबंधित। पुरातन का मतलब होता है जो फैशन आके चला गया, उस काल से संबंधित, जो काल बीत चुका है, वो होता है विगत काल। विगत काल का, पुरातन का मतलब होता है पिछला, जो पिछला समय बीत चुका है। तो विगत काल से संबंधित जो पिछले समय से संबंधित फैशन था वो, तो पुरातन का मतलब होता है विगत काल से संबंधित, जो पूर्व में था, भूत समय में, भूत काल में जो भी फैशन प्रचलन में था, उसको पुरातन फैशन कहा जाता है। अगला टर्म देखते हैं। हेलो गाइस, तो हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था, तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। तो आगे देखते हैं कुटूर क्या होता है। कुटूर किसको कहा गया है, कुटूर क्या होता है, कुटूर फ्रांस में परिधान निर्माण कला है। फ्रांस देश जो होता है वहाँ पे वस्त्रों की जो बनाने की कला होती है उसको कुटूर कहा जाता है। तो फ्रांस में जो वस्त्र निर्माण की कला है उसका एक नाम दिया गया, उसको कुटूर नाम दिया गया। तो फ्रांस में परिधान निर्माण करने वाली कला को क्या कहा जाता है, तो उसको कुटूर कहा जाता है। अगला है फैशन चक्र। फैशन चक्र क्या होता है, फैशन के तरीकों में बदलाव। फैशन चक्र क्या होता है, एक फैशन जो आएगा और वो धीरे धीरे क्या होगा, पहले कम प्रचलन में होगा, फिर बहुत ज़्यादा प्रचलन में होगा, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आएगा, उसके बाद इसका स्तर धीरे धीरे गिरता जाएगा, कम प्रचलन में होगा और लास्ट में वो एकदम प्रचलन उसका समाप्त हो जाएगा, तब तक दूसरा फैशन आ जाएगा, फिर उसका यही सर्कल चलेगा। तो इसी तरीके से फैशन कभी समाप्त नहीं होता, एक फैशन आके इसका प्रचलन कम हो जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। तो फैशन के तरीकों में बदलाव, फैशन के जो तरीके हैं वो बदलते रहते हैं, लेकिन फैशन का जो चक्र है वो हमेशा चलता रहता है, लगातार चलता रहता है, वो कभी भी रुकता नहीं है। तो फैशन का चक्र का मतलब होता है फैशन के तरीकों में बदलाव।
लक्षित बाजार किसको कहा गया? व्यापारी द्वारा उत्पाद बेचने संबंधी निर्धारित बाजार। लक्षित बाजार वह होता है जिस बाजार में क्या होता है, जो व्यापारी होता है अपना लक्ष्य बना लेता है कि हमें इस बाजार में क्या है, अपना व्यापार करना है। तो उस बाजार में जब वो अपने उत्पाद को बेचने के लिए जाता है और अपने उत्पाद को वहाँ लेकर के जाता है तो वो लक्षित बाजार कहलाता है, जिस बाजार का लक्ष्य व्यापारी पहले से ही तय कर लेता है कि इस बाजार में उसे अपना उत्पाद बेचना है। अगला क्रय उद्यम। क्रय उद्यम किसको कहा गया है? यह एजेंसियाँ वस्तु के क्रय के लिए परामर्शदात्री एजेंसियाँ, ऐसी एजेंसियाँ जो वस्तु के क्रय मतलब वस्तु को क्रय करने के लिए क्या हो, एजेंसियाँ जो व्यापारी है उसको क्या दें, उसको परामर्श प्रदान करें कि आपको वस्तु का क्रय करना है तो किस प्रकार से करना है, आप कौन कौन से जो है नियमों को अपना सकते हैं और कौन कौन से परामर्शदाता हैं उनके पास जा सकते हैं और किस तरीके से आप अपने क्रय को बढ़ा सकते हैं। तो क्रय उद्यम एजेंसियां उनको कहा जाता है। अगला है बाजार विभाजीकरण। बाजार विभाजीकरण क्या होता है? बड़े बाजार को उपभोक्ताओं के ऐसे उप समूहों में बांटना। बाजार विभाजीकरण का मतलब होता है एक बाजार को छोटे छोटे समूहों में बांट दिया जाए। एक बाजार बहुत बड़ा होता है लेकिन उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे समूह बना दिए जाए जिनकी आवश्यकता तथा सामान की उपयोगिताएं व बाजार में उपलब्ध सेवाएं सर्वमान्य होती है। और बाजार बहुत बड़ा बाजार है लेकिन उसमें कुछ व्यापारी इस तरीके के आते हैं जिनके उत्पाद बहुत ही सर्वमान्य होते हैं, बहुत प्रचलन में होते हैं। तो उन व्यापारियों के उत्पादों को उन बाज़ार में उन व्यापारियों को और बाज़ार को छोटे छोटे क्या है समूहों में बांट दिया जाता है और उन समूहों को ऐसे समूह बनाए जाते हैं जिनके उत्पाद बहुत ही प्रचलन में होते हैं और सर्वमान्य होते हैं, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, उपभोक्ताओं के द्वारा क्रय किया जाता है। अगला है खुदरा संगठन। खुदरा संगठन किसको कहा गया? फुटकर फार्म के आकार तथा लक्षित ग्राहक के अनुसार भिन्न होते हैं। फुटकर का मतलब होता है जो थोक विक्रेता होता है, जो उत्पादन करता होता है वो क्या करता है, माल को बनाने का कार्य करता है, फिर वो थोक विक्रेता को बेचता है जो बहुत सारा सामान लेके एक बार में बहुत सारा सामान लेके आता है। फिर वो थोक विक्रेता क्या करता है, फुटकर या खुदरा विक्रेता को बेचता है, जहाँ से खुदरा विक्रेता जो छोटी छोटी शॉप्स होती हैं वो खुदरा विक्रेता हैं, वो अपने उपभोक्ताओं को बेचेंगे। तो खुदरा विक्रेता वो संगठन होते हैं जो उपभोक्ताओं को बहुत बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को क्या करते हैं, छोटे छोटे उत्पाद को टुकड़ों में करके बेचते हैं। तो खुदरा संगठन वो होता है जो फुटकर कार्य के आकार तथा लक्षित ग्राहक के अनुसार भिन्न होता है और खुदरा संगठन क्या करता है, फुटकर में सामान को बेचता है। तो आप लोगों को ये सारे टर्म समझ में आ गए होंगे। तो अगला देखते हैं कि कौन सा है। गाइस हम लोगों के यहाँ टर्मिनोलॉजी जितनी थी वो समाप्त हो गई, तो आप लोगों को वो सारे टर्म्स समझ में आ गए होंगे। अब वो सारे टर्म्स इस थ्योरी क्लास में आप लोगों को काम में आएंगे, क्योंकि जितने टर्म्स पहले हम लोगों ने देखे वही सारे टर्म्स पूरे चैप्टर में बार बार प्रयोग किए गए हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहले उनको देख लेते हैं। थ्योरी क्लास हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो पहला है कि वर्ष 1920 में पहनने के लिए वस्त्रों का उत्पादन शुरू हुआ। तो सबसे पहले जो पहनने वाले वस्त्र होते हैं उनका उत्पादन कब शुरू हुआ था, 1920 में। तो पहनने वाले वस्त्रों का उत्पादन सन 1920 में शुरू हुआ था। उसके बाद महिलाओं ने 1950 के दशक तक जीन्स पहननी आरंभ नहीं की थी। जो महिलाएं होती हैं पहले 1950 के दशक तक जीन्स पहननी आरंभ नहीं की थी। जो सन 1950 वाला सन था उस सन तक महिलाओं के द्वारा जीन्स नहीं पहना जाता था। तो उसके बाद इन लोगों का जीन्स पहनना क्या है शुरू हुआ और सामान्य से 1950 के बाद से महिलाओं ने जीन्स पहनना आरंभ किया। अगला है फैशन। फैशन क्या होता है समझते हैं। फैशन एक शैली या शैलियाँ होते हैं जो किसी एक काल अवधि में सबसे अधिक प्रचलन में रहती है। तो अभी हम लोगों ने फैशन की टर्मिनोलॉजी समझ ली, उसका टर्म समझा, तो वो यहाँ पे काम आएगा हम लोगों की। फैशन क्या होता है, फैशन एक शैली या शैलियाँ हैं जो एक काल अवधि में क्या होती है, विशेष प्रचलन में होती है, तो उसको फैशन कहा गया है। शैली परिधान अथवा सहायक सामग्री की विशेष दिखावट अथवा विशिष्टता होती है। जो शैली होती है वो जो भी फैशन है उसमें जो विशिष्टता होती है उसकी विशेष दिखावट को क्या कहा जाता है, शैली कहा जाता है। अगला है चिरसम्मत। चिरसम्मत का मतलब होता है क्लासिक, जो बहुत ज़्यादा समय तक टिकता है। शैली जो कभी पूर्णतया अप्रचलित नहीं होती है परंतु लंबे समय तक लगभग स्वीकृत रहती है। ऐसी शैली जो बहुत लंबे समय तक क्या होती है, जो उपभोक्ता होते हैं उनके द्वारा प्रचलन में रहती है और कभी अप्रचलित नहीं होती। हमेशा क्या होता है, जो भी जनसंख्या है, जो भी जनता है उसके द्वारा प्रचलन में रहेगी और ये फैशन से कभी जाएगी नहीं, समाप्त नहीं होगी, हमेशा क्या होगा, प्रचलन में वो रहती है। फैशन तो फैशन समझ लिया। आप देखते हैं कि फैशन का विकास कैसे हुआ, किस प्रकार से फैशन का विकास हुआ, फैशन किस प्रकार से आया। फैशन अपेक्षाकृत एक नया विषय है। फैशन क्या है, अपेक्षाकृत एक नया विषय। इसके पहले जो था फैशन वाले शब्द का यूज़ नहीं किया जाता था वस्त्रों के लिए। तो प्राचीन काल मध्यकाल में शैलियाँ एक साथ पूरी शताब्दी तक परिवर्तित नहीं होती थी। जो प्राचीन काल था और मध्यकाल था उस काल में जो शैलियाँ थी पूरी शताब्दी तक परिवर्तित नहीं होती। एक बार जो शैली आ जाती थी वो एक शताब्दी तक, पूरी शताब्दी का मतलब होता है पूरी 100 सालों तक चलेगी। वही शैलियाँ क्या होती थी, 100 सालों तक चलती थी और बदलती नहीं थी। उसी शैली के परिधान आपको उस पूरे दशक में देखने को मिलते थे। तो अगला है
पश्चिमी सभ्यता द्वारा नव जागरण काल में विभिन्न संस्कृतियों, रीति रिवाजों तथा पोशाकों की खोज करके फैशन परिवर्तन को बढ़ावा मिला। पश्चिमी का मतलब होता है जब वेस्टर्न कल्चर आया, वेस्टर्न कल्चर की सभ्यता तथा नव जागरण काल में विभिन्न संस्कृतियों, रीति रिवाजों तथा पोशाकों की खोज। जब पश्चिमी सभ्यता के कारण नव जागरण काल में विभिन्न संस्कृतियों और रीति रिवाजों की, पोशाकों की खोज की जाने लगी। लोग ये जानने की कोशिश करने लगे कि हमारे यहाँ ये शैली, हम लोग इस सभ्यता के हैं तो हमारे यहाँ पर इस तरीके के वस्त्र क्या है प्रचलन में है, तो जो हम दूसरी सभ्यता के व्यक्ति हैं उनके वहाँ किस तरीके के वस्त्र जो है प्रचलन में। तो जब लोगों के अंदर ये जानने की इच्छा आई तो पोशाकों की खोज के कारण फैशन परिवर्तन को बढ़ावा मिला, और फैशन परिवर्तन को क्या हुआ, बढ़ावा मिला। यहीं से फैशन का विकास शुरू हो गया। जब लोगों के अंदर क्या है, जानने की इच्छा होने लगी कि सभी जिन सभ्यताओं के लोग किस तरीके के परिधान क्या करते हैं, धारण करते हैं, तो इससे फैशन का विकास यहीं से हुआ। जब से क्या हुआ, पश्चिमी सभ्यता और नवजागरण काल में विभिन्न संस्कृतियों और पोशाकों की खोज शुरू हुई, तब से फैशन का विकास हो गया है। आइए अगला देखते हैं। अब हम लोगों ने फैशन का विकास समझ लिया। फैशन का चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, तो इसको बहुत याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो फैशन का चक्र क्या होता है, ये पूछा जाता है। फैशन के चक्र को हम लोग जानते हैं। फैशन का चक्र क्या है, जिस तरीके से फैशन बदलता है उसे सामान्यतः फैशन के चक्र के रूप में जाना जाता है। फैशन जिस तरीके से बदलता है उसे सामान्यतः फैशन के चक्र के रूप में जाना जाता है। फैशन क्या है, जिस तरीके से धीरे धीरे बदलता है। आज इस तरीके का परिधान फैशन के चल रहे हैं, तो आगे आने वाले युग में क्या होगा, फैशन के उस परिधान में क्या होगा, कुछ बदलाव करके नए बदलाव करके उसे नए तरीके का रूप देके क्या है, उसी परिधान को फिर से फैशन में लाया जाता है। लेकिन उसकी जो शैली होती है, उसकी जो विशिष्टता होती है, उसमें बदलाव कर दिया जाता है। वह समय या जीवन काल जिसमें एक फैशन अस्तित्व में बना रहता है, और फैशन क्या होता है, वह समय और जीवन काल है जिसमें फैशन अस्तित्व में बना रहता है। फैशन क्या होता है, एक निश्चित समय होता है जिस समय में फैशन अस्तित्व में रहता है। प्रवेश से लेकर अप्रचलन तक 5 स्तरों में गति करता है। फैशन प्रवेश से लेकर, जब से फैशन आरंभ होगा और जब तक चलेगा, और जहाँ से वो क्या होगा, उस फैशन का अप्रचलन शुरू हो जाएगा, वहीं से वहाँ तक फैशन 5 स्तरों से होकर गुजरता है। तो ये 5 स्तर बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछे जाते हैं कि वो 5 स्तर कौन से हैं फैशन के, जिनसे फैशन होकर गुजरता है। तो फैशन चक्र को बताइए। तो इसमें 5 स्तर दिए गए हैं। पहला स्तर पहले में आएगा इनोवेटिव, जो इनोवेटिव होते हैं, जो इनोवेटर होते हैं और जो फैशन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ऐसे 25% लोग होते हैं जो फैशन का निर्माण करते हैं। इनको नवोन्मेषक भी कहा जाता है। फैशन डिजाइन करते हैं स्वयं, ऐसे व्यक्ति जो स्वयं फैशन डिजाइन करते हैं। तो सारे लोग नहीं करते हैं, केवल जो 25% लोग होते हैं वही फैशन को डिजाइन करते हैं और इनको नवोन्मेषक कहा जाता है। अगला होता है अर्ली अडेप्टर। अर्ली अडेप्टर का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो फैशन आने के बाद शीघ्र उन वस्तुओं को क्या करते हैं, उन परिधानों को पसंद करते हैं और उन्हें धारण करते हैं। तो अर्ली अडेप्टर में 13.5% ऐसे लोग होते हैं जो फैशन आने के बाद तुरंत क्या करते हैं, उस तरीके के परिधान को धारण करते हैं। उसके बाद अर्ली मेजोरिटी का मतलब होता है शुरुआती बहुमत। जो अडॉप्टर के बाद ऐसे लोग होते हैं जो बहुत जैसे तुरंत फैशन आया वैसे ही क्या होते हैं, उनको वो उसमें रहते हैं और वो तुरंत उस फैशन के परिधान क्या करते हैं, धारण करने लगते हैं। लेकिन कुछ ही लोग क्या करते हैं, फैशन आने के तुरंत बाद उस तरीके के परिधान धारण करते हैं। उसके बाद अर्ली मेजोरिटी आता है। फिर कुछ लोगों को उनसे पता चलेगा, तो उसके बाद जो ग्रहण करेंगे तीसरे नंबर पे वो होते हैं 34%। इनको शुरुआती बहुमत कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति अर्ली मेजोरिटी कहलाते हैं जो अर्ली एडॉप्टर के बाद क्या करते हैं, उस परिधान को स्वीकार करते हैं और उस परिधान को धारण करते हैं। अगला हो गया लेट मेजोरिटी। जो अर्ली मेजोरिटी के बाद परिधान को वो उनके प्रचलन की समझ में आएगा कि प्रचलन ये वाला फैशन चल रहा है, इस तरीके का परिधान प्रचलन में है, तो अब वो क्या करते हैं, उन लोगों को देख करके, जो लेट मेजोरिटी होते हैं वो अर्ली एडॉप्टर और अर्ली मेजोरिटी को देख करके क्या है, तब उस परिधान को धारण करते हैं या उस फैशन को स्वीकारते हैं। तो ये लेट मेजोरिटी में आ जाते हैं। ये 34% ऐसे लोग होते हैं जो विलंब बहुमत, जो थोड़ा विलंब फैशन थोड़ा समय तक चलने के बाद क्या करते हैं, उस परिधान को धारण करते हैं। अगला हो गया लेगार्ड्स वो होते हैं जो सबसे लास्ट में, जब फैशन बहुत कम हो जाता है, उसका ट्रेंड बहुत कम हो जाता है, वो प्रचलन से जाने लगता है, तब उस परिधान को खरीदते हैं और उसे धारण करते हैं। तब वो ऐसे लोग 16% होते हैं जिनको मंदपक या फिसड्डी कहा जाता है, जो सबसे लास्ट में उस फैशन को स्वीकार करते हैं और उस फैशन को धारण करते हैं। तो ये हो गया फैशन चक्र। फैशन चक्र में 5 स्टेप होते हैं। आप लोग इन स्टेप्स को जरूर याद रखिएगा और क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं कि कौन सा है। तो गाइस हम लोगों ने फैशन चक्र को समझ लिया जो 5 स्तरों में विभाजित था और उनका प्रतिशत भी देख लिया, कौन कौन से होते हैं ये भी देख लिया। आप देखते हैं कि फैशन प्रस्तुति कैसे होती है। पहले आएगा शैली की प्रस्तुति। पहले ये भी 5 भाग होते हैं। तो शैली की प्रस्तुति, पहले जो भी फैशन आया उसको क्या किया जाएगा, उसका प्रेजेंटेशन होगा। उसके बाद लोकप्रियता में वृद्धि, जब उसका प्रेजेंटेशन होगा वो
लोगों तक पहुंचेगा तो उससे क्या, लोग जब बहुत बड़ी मात्रा में खरीदने लगेंगे तो होता है कि लोकप्रियता में वृद्धि, बहुत सारे लोग उसको क्या करेंगे, पसंद करके खरीदने लगते हैं। लोकप्रियता की पराकाष्ठा, लोकप्रियता की पराकाष्ठा जैसे कि ये फैशन आया, ये फैशन यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या है, फैशन यहाँ से फैशन शैली आ गई। अब ये क्या है, ये ऐसे हुई। अब यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे फैशन आया लोग इसको जानने लगे तो यहाँ पे लोकप्रियता में वृद्धि होने लगी, लेकिन पराकाष्ठा इसकी ये हो गई सबसे ऊपर। उसके बाद लोकप्रियता में ये कमी हुई और ये आके ये शैली का त्याग हो गया। यहाँ पे फैशन आया, इससे समझते हैं, यहाँ पे आया फैशन, यहाँ पे आएगा, ये यहाँ से स्टार्ट हो गया। उसके बाद ये जो लाइन बन रही है, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोकप्रियता में वृद्धि हो रही, तो फैशन का ये सर्कल ऊपर जा रहा है। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा लोकप्रियता में वृद्धि हो जाएगी, लोग बहुत अधिक मात्रा में बस उन वस्त्रों को खरीदने लगते हैं, तो ये यहाँ से ये होती है पराकाष्ठा, जब फैशन अपने पीक पर होता है, जब बहुत सारे लोग, पूरी जो जनता है, बहुत ज़्यादा जनता, उसको हर तरफ आपको उसी फैशन के परिधान देखने को मिलते हैं, जो भी दिखेगा उसी तरीके का, तो उसको कहते हैं लोकप्रियता की पराकाष्ठा में वृद्धि। उसके बाद ये वाला तीसरा हो गया, ये पराकाष्ठा में वृद्धि होती है। उसके बाद चौथा हो गया लोकप्रियता में कमी। इसका मतलब होता है ये, जब यहाँ पे इसका मतलब ये पराकाष्ठा पे था, अब क्या हो गया, उसका स्तर गिरने लगा, तो ये हो गया कमी हो गई, तो उसका स्तर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ये कर्व नीचे आ जाएगा। उसके बाद जब फैशन शैली का जो परित्याग कर दिया जाएगा, अप्रचलन में हो जाएगा, तो वो फैशन एकदम से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब फैशन क्या हो गया है, ख़त्म, वो समाप्त हो रहा है, धीरे धीरे उसका प्रचलन घट रहा है। तो ये हो गया, ये चक्र, ये कर्व बनेगा इस तरीके से। तो आप लोगों ने देख लिया ना कि जब फैशन प्रचलन में आएगा तो कैसे आएगा, और जब फैशन प्रचलन में आएगा तो किस तरीके से आएगा, और जब चला जाएगा तो किस तरीके से जाएगा। आइए देखते हैं, इसको दोबारा से अच्छे से बना लेते हैं कर्व को, ताकि ये साफ साफ बन जाएगा और आप लोगों को साफ साफ दिखेगा। तो यहाँ हम लोग इसको बना लेंगे, ये यहाँ से ये फैशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये इसकी पराकाष्ठा होगी, ये नीचे आ जाएगा, तो ये पूरा फैशन का चक्र हो जाएगा। ये ऐसे, ये पराकाष्ठा वाला स्तर है, ये अप्रचलन वाला स्तर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये फैशन की पराकाष्ठा है, जहाँ पर ये अपनी ऊंचाई पर होगा, यहाँ से प्रचलन स्टार्ट हुआ है, यहाँ फैशन आ गया था, और ये जब इसका प्रचलन घटने लगा, और ये यहाँ पे जब ये एकदम नीचे पहुँच जाएगा। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा इस कर्व के माध्यम से कि जब फैशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा पराकाष्ठा पे होता है, तो उसका स्तर उठ जाएगा इस कर्व का, और जब लोकप्रियता में कमी, जैसे जैसे लोग उसे नापसंद करने लगेंगे, वैसे वैसे इसका कर्व नीचे गिरने लगेगा, और जब फैशन की परित्याग कर देंगे तो ये एकदम नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाता है फैशन का कर्व। आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब फैशन के केंद्र देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा फैशन का केंद्र है जहाँ से फैशन क्या हुआ, फैशन की शुरुआत हुई थी। तो 18वीं शताब्दी की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय फैशन फ्रांस में शुरू हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि फैशन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो 18वीं शताब्दी में हुई थी, और अंतर्राष्ट्रीय फैशन का केंद्र फ्रांस था, तो फ्रांस से हुई थी। औद्योगिक क्रांति से पहले दो प्रमुख वर्ग थे। जब औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी तो उसके पहले लोगों को दो वर्ग में रखा गया था, एक थे अमीर वर्ग के लोग, दूसरे थे गरीब वर्ग के लोग। तो जो भी फैशन ट्रेंड में आता था उसे सबसे पहले अमीर वर्ग के लोग क्या करते थे, खरीद लेते थे, और क्योंकि वो अमीर वर्ग के लोग थे तो जो भी फैशन क्या है प्रचलन में आता था उसको सबसे पहले उन्हीं वर्ग के लोगों के द्वारा धारण किया जाता था, और जब उसका प्रचलन समाप्त हो जाता था तो गरीब वर्ग के लोग उसको धारण करते थे। तो जो वर्ग थे उनको दो वर्गों में बांटा गया था। इस काल में फैशन के लिए सिलाई के जोड़ लगाने के लिए हाथ से सिलाई करना पड़ता था, सभी कपड़े हस्त निर्मित थे। और 18वीं शताब्दी में हाथ से जो सिलाई करने का कार्य होता था वो हाथ से होता था। जितने भी वस्त्र होते थे वो सभी हस्त निर्मित होते थे, हाथ से सिलाई करके बनाए जाते थे। रेशम के उद्योग के विकसित होने के कारण फ्रांस का फैशन का केंद्र बन गया। जब फ्रांस में रेशम का उद्योग बन गया, रेशम क्या है, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में रेशम का उत्पादन फ्रांस में किया जाने लगा, और वहाँ पे रेशम से वस्त्र बनाए जाने लगे, तब वहाँ पे क्या हुआ, फ्रांस में फैशन का केंद्र फ्रांस को बना दिया गया, क्योंकि वहाँ पे रेशम का उद्योग खोल दिया गया था। उद्योग के कारण वो फ्रांस जो है वो फैशन का केंद्र बना दिया गया है। अब फैशन के केंद्र हम लोगों ने जान लिए कि कहाँ का था, फ्रांस का था, और क्यों हुआ, रेशम के उद्योग के विकसित होने के कारण हुआ, और कब हुआ था, 18वीं शताब्दी में हुआ था। फ्रांस में जो वस्त्र बनते थे वो सबसे पहले हस्तनिर्मित होते थे, लेकिन क्या हुआ, वहाँ पे कुछ फ्रांस में जो परिधान बनाता था, जिस जगह के लिए बनता था, और वहाँ पे अगर पुरुषों के लिए बनने हैं तो महिलाओं के लिए बनने, उनके लिए भी अलग अलग नाम दिया गया है। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यू बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, इनको याद जरूर रखिएगा। तो पहला है परिधान निर्माण। फ्रांस में, ये फ्रांस की बात हो रही है गाइस। परिधान निर्माण कला को फ्रांस में क्या कहा जाता है, परिधान निर्माण मतलब वस्त्र बनाने की कला को फ्रांस में कुटूर कहा जाता है। और पुरुष परिधान के डिजाइनर को फ्रांस में क्या कहा जाता है, ऐसे डिजाइनर जो पुरुषों के लिए केवल क्या करते हैं, परिधानों को बनाते हैं, उनको कुटूरियर कहा जाता है,
उनको कुटूरियर कहा जाता है। जो पुरुष परिधान के लिए वस्त्रों को बनाने का कार्य करते हैं उनको कुटूरियर नाम दिया गया उन डिजाइनरों को। और महिला परिधान डिजाइनर को, जो डिजाइनर केवल महिलाओं के परिधान को डिजाइन करते हैं उनको रियरे कहा गया, उनको कुटूरियरे कहा गया। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। मशीन के आविष्कार के कारण हस्तशिल्प एक उद्योग में बदल गया। जब फ्रांस में क्या हुआ, पहले हस्त निर्मित होता था, हाथ से बनता था कपड़ा, लेकिन जैसे वहाँ पे मशीन का आविष्कार हुआ और वहाँ पे जो हस्त निर्मित उद्योग वो था, परिधान की जो कला थी, जो भी प्रचलन था, वो एक उद्योग में बदल गया। वहाँ पे क्या हुआ, फिर मशीन से वस्त्रों को बनाया जाने लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, किसने मशीन का आविष्कार किया था, तो 1859 में पाँव चक्की ट्रेडल विकसित किया गया था। सिलाई मशीन पैरों से चलाया जाने लगा। तो 1859 ईस्वी में पाँव चक्की का मतलब होता है ट्रेडल का मतलब होता है जो पैर से चलाई जाने वाली मशीन का वहाँ पे आविष्कार हुआ, जिसके द्वारा मशीन को पैरों से चलाया जाने लगा। फिर हस्त निर्मित क्या हुआ, जो परिधान थे उनका निर्माण बंद हो गया, क्योंकि हाथ से ज़्यादा काम करने में बहुत समय लगता था और उससे कम मात्रा में परिधान बन पाते थे। लेकिन जब से मशीन का आविष्कार हुआ तो वहाँ पे हस्त निर्मित उद्योग क्या हो गया, हाथ से बनने वाले कपड़ों का प्रचलन थोड़ा सा कम हो गया और वहाँ पे उद्योग भी बहुत बड़ी मात्रा में कपड़ों का निर्माण करने लगा, क्योंकि मशीन से कार्य होने लगा था। अगला है टैटू तथा माल डिब्बों को ढूंढने के लिए 1849 में लेवी स्ट्रॉ ने ज़्यादा चलने वाली पैंट बनाई। तो लेवी स्ट्रॉ ने कब पैंटें बहुत ज़्यादा चलने वाली बनाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टैटू तथा माल डिब्बों को ढकने के लिए 1859 में लेवी स्ट्रॉ ने ज़्यादा चलने वाली पैंटें बनाई थी। डेनिम से मजदूरों के लिए बना जाने वाला कपड़े की शुरुआत हुई। डेनिम से मजदूरों के लिए बनाए जाने वाले कपड़े की शुरुआत हुई। तो डेनिम से मजदूरों के लिए बनाए जाने कपड़ों की शुरुआत किससे हुई, डेनिम से हुई। 1880 के दशक से महिलाओं ने स्कर्ट ब्लाउज पहनना आरंभ कर दिया। 1880 के दशक के पहले महिलाएं क्या करती थी, ब्लाउज और स्कर्ट नहीं पहनती थी। उसके 1880 के दशक से महिलाओं ने स्कर्ट ब्लाउज पहनना आरंभ कर दिया। यह परिधान महिलाओं के लिए पहनने को तैयार कपड़े के निर्माण की ओर एक कदम स्वरूप था। और महिलाओं ने जीन्स पहनना कब तक नहीं पहनना शुरू किया था, तो 1850 के दशक तक महिलाएं जीन्स नहीं पहनती थी। लेकिन 1880 के दशक से महिलाओं ने क्या है, ब्लाउज और स्कर्ट पहनना शुरू कर दिया। तो ये पहनने को तैयार वस्त्रों के निर्माण के लिए एक पहला कदम या स्वरूप था। तो गाइस आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा फैशन क्या होता है, फैशन केंद्र कहाँ है, फैशन के लिए जो विशिष्ट शब्द निर्धारित किए गए हैं फ्रांस के, वो और जितनी भी चीज़ें इसमें मैंने समझाई हैं तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको बहुत मेहनत से हैंड रिटन नोट्स बनाया है। तो गाइस आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके आगे का कंटेंट दूसरी क्लास में हम लोग करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, और उसको पूरा कवर करेंगे। उसके बाद MCQ क्वेश्चन लगाएंगे जो बहुत अच्छे MCQ क्वेश्चन है। अगर आप लोग ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो वो बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। तो गाइस मिलते हैं नई क्लास में नए इसी टॉपिक के साथ। बाय गाइस।